आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज आपका टॉप एमसीक्यू का क्लास नंबर 92 है और इस क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और साथ ही साथ हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट को भी लेकर चलेंगे सो दैट आपका सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस ना हो बल्कि कॉन्सेप्ट भी आपका रिवाइज होते चले। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग सो दैट आप लोगों के भी इंटरेक्शन बढ़ते रहे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में अम्ल है, यानी ऐसा कौन सा, यह चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि आपका नेचर में क्या है, एसिडिक है यानी कि अम्लीय है। तो पहला ऑप्शन है सेब का रस, साबुन का घोल, बुझा हुआ चूना, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आंसर पता होगा इसका कि जो सेब का रस है इसका जो नेचर है वो कैसा है, आपका एसिडिक है यानी कि अम्लीय नेचर है। अगर आप पीएच स्केल को देखेंगे तो पीएच स्केल को आप ध्यान से देखेंगे तो जो बीच में आपका एक पॉइंट रहेगा 7, क्या रहेगा 7, यह आपका उदासीन पॉइंट है। अगर किसी चीज का, किसी मटेरियल का पीएच मान, कौन सा वैल्यू, पीएच वैल्यू अगर आपका 7 से ज्यादा होगा तो वो किस प्रकार का पदार्थ होगा, उसका प्रकृति किस प्रकार का होगा, तो उसका प्रकृति आपका क्षारीय होगा, बेस इन नेचर होगा। और अगर किसी पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 से कम होगा तो उसका जो पीएच वैल्यू होगा वो क्या होगा, आपका अम्लीय होगा। तो ये जो आपका सेब का रस है इसका जो पीएच वैल्यू है वो 7 से कम होता है, इसीलिए सेब का रस का पीएच वैल्यू कितना क्या होता है, अम्लीय होता है। नेचर किस प्रकार का होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। आप यहाँ देखेंगे आपके लिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी लगाया गया है कि सेब के रस का जो पीएच लेवल होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 3.35 से लेकर के 4 तक ये बदलता रहता है। और सेब के रस में कौन कौन सा एसिड पाया जाता है, तो सेब के रस में आपका मौलिक अम्ल, क्विनिक अम्ल और क्लोरोजेनिक अम्ल पाए जाते हैं। कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ दिया जाता है कि सेब के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप ये 3 एसिड के नाम याद रखेंगे, मौलिक अम्ल, क्विनिक अम्ल और क्लोरोजेनिक एसिड जो है आपका सेब के रस में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको साइंस और मैथ से देखने को मिलेगा। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि कैल्शियम ऑक्साइड और पानी मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, यह डैश अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो कैल्शियम ऑक्साइड, अगर हम लोग दो को रिएक्शन कराएंगे कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को, तो आपको क्या क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ ही साथ ये आपका हीट रिलीज करेगा, क्या रिलीज करेगा, हीट रिलीज करेगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग किस अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, तो अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक के नाम से जानते हैं। उसे हम लोग रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ, नए पदार्थ बनते हैं उसे हम लोग उत्पाद के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर आपका अभिकारक कौन कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड और जल, दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का यहाँ पर निर्माण किया और साथ ही साथ हीट रिलीज किया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। और साथ ही साथ इसमें हीट रिलीज हो रहा है, इसलिए इसमें उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी हो रहा है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें हीट रिलीज हो उसे हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कि इसमें दोनों अभिक्रिया हो रही है। कौन कौन सा, संयोजन अभिक्रिया और उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और जनरली संयोजन अभिक्रिया में आमतौर पर क्या होता है, एक्जोथर्मिक यानी कि उष्माक्षेपी होता है, जिसका अर्थ है ये उष्मा का त्याग करती है। हाँ, उष्मा का ये त्याग करेगी यानी कि हीट ये जनरेट करेगी। उष्मा शोषी किसे कहेंगे, जो उष्मा ग्रहण करता है उसे हम लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है। या इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी आप पढ़ सकते हैं कि राइबोसोम का काम क्या है, व्हाट इज द वर्क या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम का जो वर्क है किसी भी सेल में, किसी भी कोशिका में काम क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसका डिटेल्स में हम लोग देखेंगे राइबोसोम के बारे में।
उससे पहले अगर आप जेटेट मेंस का पेड कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो जेटेट मेंस का नया कोर्स जो है आपका लॉन्च कर दिया गया है। 11 मई से इसका क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, कल से। टोटल जो है आपका 7 टाइप का कोर्स लॉन्च किया गया है। आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, अपना सहूलियत के हिसाब से कोर्स को चूज करेंगे और उस कोर्स में आप इनरोल करा लेंगे। और जो भी बैचेस में इनरोल कराएंगे वे क्या नहीं कराएंगे, वे टेस्ट सीरीज नहीं परचेज करेंगे। सभी बैचेस के साथ आपका टेस्ट सीरीज इंक्लूड है। बट जो लोग सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। आप बैचेस के सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पर बैचेस एक्सेस करने को मिलेगा। तो आप लोग जल्दी से इनरोल हो जाइए सो दैट आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाए। और चूंकि ये फ्रेश बैचेस है तो शुरुआत से तैयारी कराया जाएगा और एग्जाम तक आपको गाइड किया जाएगा। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं टॉपिक पर। क्वेश्चन यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है कि राइबोसोम जो है आपका क्या है। आप राइबोसोम आपका एक झिल्लीदार दानेदार संरचना है जो कि आपका एक कोशिकांग है, यानी कोशिका में पाया जाता है। राइबोसोम की जो खोज किया गया था जॉर्ज प्लाडे के द्वारा 1953 में राइबोसोम की खोज किया गया था। और राइबोसोम का मेन फंक्शन है प्रोटीन का संश्लेषण करना, और इसीलिए इसे हम लोग प्रोटीन कारखाना के नाम से भी जानते हैं। और राइबोसोम की प्रकार अगर आपसे पूछ दिया जाए कि राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं तो राइबोसोम जनरली 2 टाइप हम लोगों को देखने को मिलता है। पहला आपका है यूकैरियोटिक राइबोसोम जिसे हम लोग 80S के नाम देते हैं, और ये आपका यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। दूसरा है आपका प्रोकैरियोटिक, नाम से पता चल रहा कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा। और ये जो आपका 2 प्रकार के राइबोसोम है, एक आपका 70S और दूसरा आपका 80S। अगर इसकी संरचना की बात करेंगे तो 70S राइबोसोम में 60% जो संरचना होती है वो आरएनए की होती है और 40% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। अगर हम लोग 80S राइबोसोम की बात करेंगे तो इसमें 40% आरएनए पाया जाता है और 60% प्रोटीन पाया जाता है। अगर हम लोग बात करें राइबोसोम की किस किस चीज से बना होता है तो राइबोसोम आपका आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। आपका पेपर 3 आपका जो 6 to 8 वाला बैच है वो आपका स्नातक लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो वहाँ यह पूछा जा सकता है कि आपका जो राइबोसोम है 70S राइबोसोम है इसकी संरचना क्या होगा, 80S राइबोसोम है इसकी संरचना क्या होगा। और 1 to 5 वालों के लिए हम बता दें तो 1 to 5 वालों के लिए ये पूछे जाने के चांसेस कम है, बट ये जरूर पूछा जा सकता है कि संरचना के संगठक क्या क्या है, यानी राइबोसोम्स के जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो उसमें वे जो बने होते हैं किस किस चीज से बने होते हैं, तो वे आपका आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। और कौन खोज किया था, तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको आनी चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश तरंग जो है आपका लाइट वेव जो है वो किस प्रकार का तरंग है। आपका अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश तरंग आपका किस प्रकार का तरंग है, प्रकाश तरंग आपका अनुप्रस्थ तरंग है। अब हम लोग थोड़ा तरंग के बारे में बात कर लेते हैं। तरंग क्या है, तो तरंग एक विक्षोभ है किसका, ऊर्जा का, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। और तरंग को हम लोग 2 भाग में डिवाइड किए हैं। एक आपका होता है अनुप्रस्थ तरंग जो कि आपका समकोण पर चलती है, और प्रकाश क्या आपका एक अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल है। और दूसरा होता है आपका अनुदैर्ध्य तरंग जिसकी जो गति होती है, कणों की गति किस प्रकार से होती है, समानांतर होती है, और इसका एग्जाम्पल है आपका ध्वनि तरंग। तो आप याद रखिएगा कि साउंड वेव आपका अनुदैर्ध्य तरंग है और प्रकाश वेव आपका अनुप्रस्थ तरंग है। ये आपका क्लियर हो गया। डिटेल्स में अगर आपको इन सारे चीजों के बारे में जानना है तो आप क्या करेंगे, आप बैचेस में इनरोल करा लेंगे, वहां पर आपको डिटेल्स में सारे चीजों के बारे में बताया जाएगा, एक से एक चीज। और साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट वाला क्लास होता है यूट्यूब में, वहां पर भी अगर आप सारे क्लासेस को देखेंगे तो एक एक चीज को डिटेल्स में बात किया गया है। बट इसमें हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस की डिस्कस कर रहे हैं, तो आपका जो डिटेल वाला सेक्शन है वो बहुत ही छोटा यानी शॉर्ट वे में कवर करने की कोशिश किया जाता है सो दैट आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू कवर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है आपका कि पादप जो है सूरज के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन 2 है पादपों में पर्णहरित होता है यानी क्लोरोफिल होता है। ऑप्शन 3 है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो पहला ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे
तो आपको पता होगा कि पादपों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है, फोटोसाइंथेसिस होती है, जिसमें पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूरज के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को किसके रूप में संग्रहित करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, जो कि आपका पेड़ों का भोजन है। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है कि पादपों में पर्णहरित होता है, यानी कि क्लोरोफिल होता है, और उसी के हेल्प से ये फोटोसाइंथेसिस करते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका ट्रू हो जाएगा। बट ऑप्शन थर्ड आप देखेंगे, जहां आपसे पूछा बोला जा रहा है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, जो कि ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, बट जो पादप कोशिका होता है, एनिमल सेल होता है, उनमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर आपका कोशिका भित्ति आपको देखने को मिलेगा, जो पादपों को क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिसके बदौलत जो इतने भी पेड़ पौधे हैं वो खड़े हो पाते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कि केवल 1 और 2 सही है। अब हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में प्रकाश संश्लेषण के बारे में बात कर लेते हैं कि पत्तियों में कौन सा वर्णक होता है। एक हरा कलर का वर्णक होता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, और क्लोरोफिल के हेल्प से ही क्या करती है, पेड़ पौधे सूरज के प्रकाश को कैच करता है, यानी पकड़ने में मदद मिलती है, किससे, क्लोरोफिल से। और ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल यानी कि H2O, और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में आपका प्रकाश संश्लेषण का घटना होती है, जिसमें आपका किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, और ऑक्सीजन आपका रिलीज होता है। ये पूरा का पूरा इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। इसको आप बैलेंस कर देंगे तो यहाँ भी 6 लगाएंगे, यहाँ भी 6 लगाएंगे, तो ये पूरा का पूरा आपका बैलेंस हो जाएगा। तो ये आपका फोटोसाइंथेसिस का इक्वेशन है। इस इक्वेशन से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये इक्वेशन आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया प्रकाश संश्लेषण की पूरा का पूरा घटना किस प्रकार से होता है और क्या क्या रिलीज होता है। प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधों को क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, और सूरज की प्रकाश चाहिए। और क्या रिलीज होगा आपका, ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपका इसमें रिलीज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है। जब कोई बस है और गतिमान है तो वो आगे की ओर धक्का कब लगेगा, जब बस अचानक रुक जाएगी। जैसा आप सिंपल एग्जांपल समझिए कि आप इस बस में बैठे हैं, यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, और ये बस क्या गति है, मूव कर रही है। बट अगर बस अचानक रुक जाए तो आप ये नोटिस किए होंगे कि आप आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे के कारण क्या है। तो इसके पीछे का कारण है न्यूटन के पहले नियम के अकॉर्डिंग, जड़ता के नियम जिसे हम लोग कहते हैं, जड़ता के सिद्धांत के आधार पर आप क्या कर जाएंगे, आगे की ओर चले जाएंगे। उसी प्रकार से अगर बस क्या है, स्टॉप है, यानी बस रुका हुआ है और आप बैठे हुए हैं, और बस क्या अचानक चलने लगी, तो आप किधर, आप पीछे की ओर मुड़ जाएंगे, आप क्या, पीछे की ओर। बट अगर बस चल रही है और अचानक रुक जाए तो आप आगे की ओर मुड़ेंगे। क्यों मुड़ेंगे उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो न्यूटन का टोटल 3 नियम है। कितना नियम है, 3। तो न्यूटन का जो पहला नियम है उसे हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं, जड़त्व के नियम भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी दिया जाता है कि गति का प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है। तो गति का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या कहता है कि कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, और अगर ये विराम अवस्था में है तो ये विराम अवस्था में ही रहना चाहेगा। और कोई ऑब्जेक्ट है जो गतिमान अवस्था में है तो ये गतिमान अवस्था में ही रहना चाहेगा, जब तक कि हम लोग बाहर से क्या नहीं लगाएंगे, फोर्स नहीं लगाएंगे। तो बाहर से फोर्स लगाने के कारण ही कोई विराम अवस्था में स्थित वस्तु गति में कन्वर्ट हो जाती है, और गतिमान वस्तु किस में आ जाती है, विराम में आ जाती है। और इसी को हम लोग जड़त्व का नियम यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। उसका एग्जाम्पल आप ध्यान से देखेंगे, या 2 एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, साथ ही साथ पेड़ को हिलाने से उसके फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। ये सारी घटनाएं आपका लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण होती है, जड़त्व के नियम के कारण होती है। कोई किताब को अगर आप टेबल में रख देंगे तो वो किताब आपको सालों साल उसी टेबल में रहेगा, जब तक कि आप बाहर से फोर्स लगा करके उस किताब को उस टेबल से दूसरा टेबल में ना पहुंचाइए। इसी को कहते हैं जड़त्व का नियम। कोई चीज अगर मूव कर रही है तो हमेशा मूव करते रहेगी, जब तक कि उस पर बाहरी बल आप अप्लाई नहीं करेंगे। बट अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कोई साइकिल चल रही है, अचानक रुक क्यों, साइकिल कुछ देर चलने के बाद अगर हम लोग ब्रेक भी नहीं लगाते फिर भी रुक क्यों जाते। वो घर्षण के कारण, टायर और रोड के बीच में घर्षण होता है और उसी घर्षण के कारण वो रुक जाती है।
यानी वह बाहरी बल के रूप में घर्षण बल वहां पर काम कर जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया कि न्यूटन का पहला नियम को ही हम लोग जड़त्व के नियम से जानते हैं, और जड़त्व के नियम क्या है। सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे गति के सेकेंड लॉ, गति के द्वितीय नियम। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बल की परिभाषा गति के किस नियम से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो बल की जो परिभाषा है, और बल इक्वल टू होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये जो आपका फॉर्मूला है और बल की परिभाषा है, ये दोनों चीजें आपका न्यूटन के सेकंड लॉ से हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या क्या प्रोवाइड करती है आपका, जिसे हम लोग लॉ ऑफ मोमेंटम, संवेग के नियम से भी जानते हैं। ये आपको बल की परिभाषा देती है। और ये क्या है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर होगा वो किसके अनुक्रमणपाती होगा, वो आपका आरोपित बल की आरोपित संवेग परिवर्तन की जो दर है वो आरोपित बल के अनुक्रमणपाती होगा। उसी से आपका बल की फॉर्मूला निकलकर सामने आती है। अब न्यूटन का एक तीसरा नियम है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ, और इसे हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया के नियम, रूल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। जैसे अगर आप कोई दीवार है और इस पर कोई बॉल आप फेंकेंगे तो वो बॉल वापस आपके पास आएगी। ये क्यों हो रही है, न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण। ये पूरे की पूरी घटना की व्याख्या हम लोग कर सकते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होगा। यानी कोई भी आप एक्शन देंगे तो उसे हम लोग कहेंगे क्रिया, और उस क्रिया के कारण आपको एक प्रतिक्रिया मिलेगी जिसे हम लोग कहेंगे प्रतिक्रिया मिलेगी, जो कि आपका विपरीत दिशा में होगा। तो क्रिया बराबर, क्रिया किसके बराबर होगा आपका, जितना आप क्रिया लगाएंगे उतना ही आपको प्रतिक्रिया मिलेगा, बट दोनों की दिशा क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे बॉल आप फेंके तो इस दिशा में जा रहा था जो कि आपका क्रिया है, बट जब प्रतिक्रिया हुआ तो वह क्रिया के उल्टा दिशा में हुआ। क्रिया इक्वल टू प्रतिक्रिया, बट उसका दिशा बदल जाएगी। चाहे दो ऑप्शन आप यहाँ देख सकते हैं, दो उदाहरण। नेक्स्ट आपका एक साइंस से क्वेश्चन, मैथ से क्वेश्चन पूछा गया है कि एक आयत का क्षेत्रफल कितना है, 30 वर्ग सेंटीमीटर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर है। तो इसकी भुजा की लंबाई आपको प्राप्त करना है। क्वाड्रिलेटरल वाला क्लास में हम लोग देखे थे कि आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसका आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये आपका एक आयत हो गया। तो इस आयत में, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2l प्लस बी। तो यहां पर आपका क्षेत्रफल दिया हुआ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। परिमाप दिया हुआ आपका 26 सेंटीमीटर। अब आप यहां से देखेंगे तो l प्लस बी का वैल्यू आपका आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब इसका शॉर्टकट आंसर आप ऑप्शन से दे सकते हैं। ऑप्शन में आप देखेंगे तो 10 और 3 है, और यहाँ आप जोड़ेंगे तो 10 प्लस 3 13, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन बी को भी आप मैच करेंगे तो 5 प्लस 6 जो कि आपके 11 आ रहा, सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे तो 2 और 15 जोड़ेंगे तो 17 आएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए पूरा क्वेश्चन ना करके आप डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते थे। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये दोनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है और आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का जितने भी कोण होता है सारा आपका 90 डिग्री होता है। ये सारे हम लोग डिटेल वाला क्लास में डिस्कस किए थे। आयत का जो दो विकर्ण होता है, क्या होता है, दो विकर्ण होता है। ये सारी चीजें हम लोग डिटेल वाला क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका 8.13 इंटू 10⁶ के बराबर है। अगर आप इसको पूरा का पूरा विस्तार से लिखेंगे तो इस प्रकार से आएगा आपका 10⁻⁶ यहाँ 6 है। अब आप इस पॉइंट को उठाएंगे तो नीचे आपका 100 आएगा, और यह 100 आपका यहाँ पर कटेगा तो यहाँ पर आपको 10⁶ में 2 जीरो आपका कट गया तो कितना बच गया आपका, 4 जीरो बच गया। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि 813 में 4 जीरो कहाँ है, 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप देखिए यहाँ ऑप्शन को घुमाया गया है कि 831 लिख दिया गया। ऑनलाइन एग्जाम होगा, आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी मार के आ जाएंगे और हो जाएगा आपका झोल, फिर आपका वहां पर आंसर नहीं मिलेगा। इसलिए ऑप्शन को भी ध्यान से देखना है। क्वेश्चन तो बहुत आसान लग रहा था, बट हड़बड़ी में आपका गड़बड़ी ये क्वेश्चन करा देगा, क्योंकि आप जैसे यहाँ पर देखेंगे कि 800 इसके बाद 4 जीरो आएगा, आप एक जीरो गिनने में बिजी हो जाएंगे। आप फिर ये 3 नहीं देखेंगे, 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी टिक कर दिए और फिर आप आ गए। तो
तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है, जिसको आपका प्रैक्टिस कराया जाता है क्लासेस में, सो दैट आपका एग्जाम हॉल में आपसे गलती ना हो। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका एक होमवर्क की क्वेश्चन है, इसको आपको होमवर्क में करके लाना है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेब के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 20% की कमी हो जाती है, तो शुद्ध प्रतिशत कमी कितना है? तो 20% को हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं? 1/5। कैसे लिखते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रतिशत, तो 20/100, तो 1/5। आप इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और फिर कल के सेशन में यहाँ से हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे। बैचेस आपका स्टार्ट हो गई है। अगर आप बैचेस में इनरोल कराना चाहते हैं तो बैचेस में आप इनरोल करा सकते हैं। ये सारे बैचेस आपका बहुत ही रिजनेबल प्राइस में रखा गया है, सो दैट ईच एंड एवरी कैंडिडेट कैन एक्सेस दिस बैचेस। और बैच लेने से पहले आप ध्यान से देखेंगे कि कौन सा बैच आप एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि बाद में पता चलेगा कि आपको लेना था पेपर 4 का ज्योग्राफी हिस्ट्री, आप पेपर 3 भी साथ में ले लिए हैं, तो बाद में कोई भी चीज़ आप होगा तो उसमें दिक्कत आएगी। इसलिए बैच लेने से पहले आप ध्यान से देख लेंगे कि आप कौन सा बैच को एक्सेस कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं कल के क्लास में।